हेलो एवरीवन, मैं अर्जुन भार्गव मीनाज एजुकेशन हब में फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है संविधान का भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पिछले टॉपिक में हमने अध्ययन किया था मौलिक अधिकार के बारे में। देखो, मौलिक अधिकार से ही जुड़ता सा टॉपिक है ये, लेकिन थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। सबसे पहले मैं आपको वो डिफरेंस ही बताऊंगा कि इनके अंदर मेन जो है अंतर क्या है भाग 3 और भाग 4 में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले बात करते हैं कि भाग 4 जो है वो कौन से अनुच्छेद में। अनुच्छेद 36 से शुरू होकर 51 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक हमने चर्चा कर ली थी मौलिक अधिकार के बारे में। अनुच्छेद 36 से शुरू होते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब समझने वाली बात यह है कि डीपीएसपी जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये है क्या, ये समझने वाली बात। राज्य की नीति निर्देशक तत्व है क्या चीज। देखो, एक चीज आपको बता देता हूं, छोटे रूप में माने हम तो राज्य के द्वारा बनाई गई कुछ नीतियां हैं कि राज्य को, जो मैंने बात बताई थी ना अब आपको कि सर ये राज्य क्या है, जिसकी चर्चा हमने 12 में की थी, अनुच्छेद 12 में, जो विधि कानून बनाने की हिम्मत रखता है, ताकत रखता है, वो राज्य है। तो आर्टिकल 12 वाला ही राज्य है। यहाँ दोबारा चर्चा होगी आर्टिकल 36 में उसी राज्य की, कि राज्य द्वारा, राज्य का फर्ज बनता है, राज्य का कर्तव्य बनता है कि वो कुछ नीतियां प्रदान करे, नागरिकों के लिए कुछ नीतियां बनाए। ठीक है, मौलिक अधिकार जैसे मैंने बताया था बनाए हैं उसने, मौलिक अधिकार संविधान ने दिए हैं हमें बनाकर, और जो हमारे मौलिक अधिकार वो हमसे राज्य छीन नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए वो बाध्यकारी है, राज्य के लिए नकारात्मक है। वैसे ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो राज्य के लिए सकारात्मक है, क्योंकि आपको बता देता हूं, एक चीज अपने दिमाग में रख लेना, मैं 36 से 51 में कोई भी बात लिखता हूं, 36 से 51 में हर एक चीज बताऊंगा आपको, और 36 से 51 में कोई भी बात लिखता हूं उसके लिए कोई व्यक्ति कोर्ट नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने हाथ जोड़े हुए हैं कि मुझे माफ करो, मैं आपके लिए राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, ये सिर्फ सलाहकारी है कि राज्य को क्या क्या करना चाहिए। मौलिक अधिकार में शब्द आता है कि स्वतंत्रता आपका मूल अधिकार है और आपको राज्य आपको देना पड़ेगा। यहाँ शब्द चाहिए कि राज्य को शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, राज्य को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करनी चाहिए, राज्य को ग्राम पंचायतों का गठन करना चाहिए। मैं आपको बोलता हूँ कि एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन करवाना है तो आपको 10 घंटे पढ़ना है, बाध्यता कर रहा हूं। एक मैं आपको सलाह देता हूं कि आपको 10 घंटे पढ़ना चाहिए। भाई सिलेक्शन करवाना है तो पढ़ो, पढ़ना चाहिए, अगर नहीं करवाना तो नहीं पढ़ना चाहिए। तो चाहिए एक सजेशन है, एक सलाह है। वैसे ही भाग 4 जो है संविधान का वो क्या है, सलाहकारी है और राज्य के लिए सकारात्मक है, क्योंकि अगर राज्य कोई भी नीति निर्देशक तत्व आपको नहीं दे सकता तो आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। देखिए, संविधान सभा में एक व्यक्ति थे, तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू ने इसे तैयार किया था, किसे, भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों को। और BN राव जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, कौन थे, BN राव। BN राव जो थे उन्होंने इसकी सलाह दी थी। ये ध्यान रखना भाई, इन्होंने इसकी सिफारिश की थी कि BN राव जो संवैधानिक सलाहकार थे उन्होंने सिफारिश की थी संविधान सभा में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया जाए। भाग 4 जो है वो मैंने आपको बताया हुआ है कि अपना संविधान जो है उसमें नीति निर्देशक तत्व जो है वो कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार कहाँ से, अमेरिका से लिए गए थे। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। ये सलाहकारी है, BN राव ने सलाह की थी, तेज बहादुर सप्रू ने इनको तैयार किया था। अनुच्छेद 36 से 51 तक है, और किसी भी नीति निर्देशक तत्व, मैंने अभी फिर बता रहा हूँ, उसमें आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो चलिए आगे चर्चा करते हैं। ये आपको इसके फैक्ट्स समझ आ गए होंगे कि राज्य के लिए सकारात्मक है और राज्य के लिए सलाहकारी है, भाई नागरिकों के लिए सलाहकारी के रूप में काम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं इस पे। नेक्स्ट इसके अंदर यदि हम बात करते हैं आर्टिकल 36 से 51 की, तो देखिए अनुच्छेद 36, 37, 38, 39 क्या है, 40। देखो पहले ये समझिए, एक एक दो लाइनें हैं, इनमें हमें समझना पड़ेगा क्या क्या बातें कही गई। देखो आर्टिकल 36 में कहता है
राज्य की परिभाषा। अब आप कहोगे सर राज्य की परिभाषा तो आर्टिकल 12 में भी थी पिछले टॉपिक में, वो मौलिक अधिकार के संबंध में थी, ये है नीति निर्देशक तत्व के संबंध में राज्य की परिभाषा। अगर आपके देखिए सामान्य प्रश्न हो राज्य की परिभाषा दी गई है तो आप उत्तर लिखेंगे 12, अनुच्छेद कौन सा 12। यदि वो क्वेश्चन पूछ ले कि नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में राज्य की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में, तो आप लिखेंगे 36। 37 नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति। भाई नीति निर्देशक तत्वों भाग 4 की प्रकृति क्या है? अभी आपको मैंने बताया कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात न्यायालय में आपको कि सर परिवर्तनीय क्या है, तो इसकी इंटरप्रिटेशन व्याख्या नहीं की जाएगी, न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। आप अगर सोचें कि अगर कोर्ट मान लीजिए चले संरक्षण ना दे, वो हमसे नीति निर्देशक तत्व पे वाद विवाद कर ले, तो वो भी नहीं करेगा कोर्ट। वो कहेगा अगर मामला आप चाहते हैं कोर्ट में कि सर मेरा आर्टिकल 39 का हनन हुआ है, तो कोर्ट आपको बाहर से वापस भेज देगा कि अगर मामला मौलिक अधिकार का है तब सुनवाई करेंगे, नीति निर्देशक तत्व के संबंध में है कोई सुनवाई नहीं। इट मीन्स वो वाद योग्य ही नहीं है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये इसकी क्या है प्रकृति। आर्टिकल 38 देखो, आर्टिकल 38 अच्छा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याण अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। देखो वो कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए क्या बनाएगा, एक सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो। यानी कि अपने उन्होंने प्रस्तावना में बात की थी, मैं अगर प्रश्न आ जाए भारतीय संविधान में न्याय कहाँ पर आया, तो आप लिखेंगे प्रस्तावना में। उसके अतिरिक्त आर्टिकल 38 में भी आता है। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, राज्य लोक कल्याण को बढ़ाने के लिए एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, एक ऐसा सोशल सिस्टम बनाएगा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो, उनके लिए ये सब सुनिश्चित हो सके। तो आर्टिकल 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाने का प्रयास करेगा, ये आप ध्यान रखना। आर्टिकल 39 कहता है राज्य की अनुसरण की नीतियां। एक चीज आपको बता देता हूं, जो आर्टिकल बाद में जुड़े हैं ना उनको ध्यान रखना। जैसे 39 क्या है, ये बाद में जुड़ा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 39 क्या कहता है, राज्य के अनुसरण की नीतियां। कुछ ऐसी नीतियां राज्य द्वारा बनाई जाएगी जिनका पालन राज्य करेगा, जिन पर राज्य ध्यान देगा। एक एग्जाम्पल के लिए दे देता हूँ, 39 में कई बार पूछा गया है समान कार्य समान वेतन। यानी कि अब देखो मैंने अभी बताया ना कि बाध्यता नहीं है, राज्य बाध्य नहीं है इस चीज के लिए, आप कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन राज्य क्या कह रहा है, चाहिए समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। यहाँ समान कार्य समान वेतन का मतलब है पुरुष व स्त्री को एक समान कार्य का एक समान वेतन दिया जाना चाहिए, और राज्य ने प्रयास भी किया है। देखो राज्य जो चाहिए कर रहा है ना, ये सब राज्य ने बहुत प्रयास भी किए हैं, ऐसा नहीं कि राज्य ने काम नहीं किया। लेकिन अगर कोई बात अगर ऐसा मिस हो जाती है तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं इसके लिए कोर्ट जाऊंगा, इस पर केस करूंगा। तो मेरी बात समझे आप। राज्य के अनुसरण की नीतियां कौन से आर्टिकल में, 39 में है, जिसमें पुरुष महिला को एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन होना चाहिए। 39 का जुड़ा था, आपको बता देता हूं पहली बात 42वें संविधान संशोधन 1976 में। 42वां संशोधन में आपको बता चुका हूं, प्रस्तावना में इंदिरा गांधी के समय हुआ था। 42वां संशोधन 1976 में किसके समय हुआ, इंदिरा गांधी। इस संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं। 39 क में देखो क्या कहता है, निःशुल्क विधिक सहायता, राज्य को प्रयास करना चाहिए किसका, निःशुल्क विधिक सहायता का। अब देखो अगर निःशुल्क विधिक सहायता अगर आपको नहीं मिलती, कोई व्यक्ति है वो केस लड़ने में असमर्थ है फाइनेंशियली, तो राज्य का फर्ज है कि उसको निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब जितनी भी कानूनी प्रक्रिया है, जो न्यायालय वाली प्रक्रिया है, उसके लिए वो निःशुल्क होनी चाहिए। ये चाहिए शब्द आ गया। अब वो जाएगा आर्टिकल 39 क्या में, व्यक्ति कहेगा चैलेंज करेगा, तो उसको इसमें कोर्ट उसकी सुनवाई नहीं करेगा। लेकिन आर्टिकल 21 में भी है कि 21 में निःशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार प्राण वैधायिक स्वतंत्रता में आता है, उसमें आप जाओ तो कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, तो आर्टिकल 39 का कब जुड़ा, 42वां संशोधन 1976 में। नेक्स्ट आर्टिकल 40, ये कहता है कि राज्य को ग्राम पंचायतों का गठन करना चाहिए।
देखो पंचायती राज क्वेश्चन आया था कि पंचायती राज की पहली झलक कौन से आर्टिकल में दिखाई देती है? 40 में। हालांकि पंचायती राज आर्टिकल 243 में, पर ये कहता है पंचायती राज की पहली झलक किस में दिखाई देती है? आर्टिकल 40 में। कहता है कि राज्य को ग्राम पंचायत का गठन करना चाहिए। अब आप पहुंच जाओ कोर्ट, तो गुरु जी मेरी गांव में ग्राम पंचायत नहीं बनी, मैं तो जा रहा हूँ कोर्ट। अरे तो नहीं बनी, बन जाएगी, कोई बात नहीं, राज्य ने कह दिया है प्रयास करना चाहिए, तो ग्राम पंचायत का गठन का प्रयास कर रहा है। समय समय पे ग्राम पंचायतें बन रही हैं, 2-3 गांवों की एक ग्राम पंचायत है, 10 गांवों की एक ग्राम पंचायत है, तो राज्य प्रयास कर रहा है उसके लिए, ठीक है। तो ये आर्टिकल 40 में है। तो 36 में राज्य की परिभाषा, 37 में प्रकृति, 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था, 39 राज्य के अनुसरण की नीति जिसमें समान कार्य के लिए समान वेतन, 39 कै 42वां संशोधन 76 द्वारा जोड़ा गया जिसमें निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है राज्य, और 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 41, अनुच्छेद 41, फिर 42, फिर 43, फिर 43 कै, फिर 43 ख, ये बाद में जोड़े दोनों, फिर 44 और फिर 45। देखो 41 क्या कहता है? बहुत अच्छा आर्टिकल है, आजकल परीक्षाओं में पूछा जाने लगा। ये कहता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार, ठीक है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता, वो कुछ दशाएं कौन सी होती है? बेरोजगारी, उसमें हमें काम चाहिए। शिक्षा, असमर्थ है, पैसा नहीं है, तो शिक्षा का अधिकार दिया। लोक सहायता कैसे? चलो बेरोजगारी तो ठीक है, एक बूढ़ा आदमी है वो काम नहीं कर सकता, तो उसके लिए पेंशन का प्रावधान। तो मेरी बात आप समझे कि राज्य प्रयास करेगा कि आपको कुछ दशाओं में वो काम दे, शिक्षा दे, लोक सहायता दे, और राज्य ने ऐसा किया भी है कि वो पेंशन दे रहा है, बेरोजगारी भत्ता दे रहा है और काम दे रहा है, योजनाएं चला रहा है। भाई ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो बेरोजगारों के लिए चलाई जा रही है, तो राज्य ने ऐसा प्रयास किया भी है और राज्य को ये प्रयास करने चाहिए। कौन से आर्टिकल में? 41 में। 42 कहता है कार्य करने के लिए मानवोचित दशा दी जाए। कार्य करने के लिए व्यक्ति को मानवोचित दशा देनी चाहिए, जैसे कि अवकाश का संपूर्ण उपयोग कर सके वो। भाई संडे की छुट्टी, आपको पता है हर जगह संडे की छुट्टी है, और आपको पता होगा काम करने की शिफ्ट होती है, भाई 8 घंटे से ज़्यादा किसी को काम न करवाया जाए, क्योंकि मानव के लिए भी तो वो उचित दशा होनी चाहिए। तो कार्य करने के लिए मानवोचित दशाएं राज्य को कौन से आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 42 के अंदर। फिर 43 में कहता है कर्मकार मजदूरों के लिए, काम करने वालों के लिए निर्वाह मजदूरी, कि कर्मकारों के लिए एक निश्चित मजदूरी होनी चाहिए। उनसे अगर काम करवाया जाए तो उनके जीवन यापन के लिए एक निश्चित मजदूरी तय की जानी चाहिए। कौन से आर्टिकल में? 43 में। फिर 43 क्या जुड़ा 42वें संशोधन 1976 में। इसमें कहता है कि कर्मकारों का उद्योगों के प्रबंध में भाग लेना। भाई कौन भाग लेंगे? कर्मकारों का। भाई राज्य को अवेयरनेस करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कर्मकार जो हैं वो उद्योगों के प्रबंध में भाग लें। राज्य को ऐसे अवसर देने चाहिए उद्योगों के संबंध में कि कर्मकार ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों के अंतर्गत कर्मकार भाग लें। फिर 43 ख जोड़ा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट 57वां संविधान संशोधन 2012, जिसमें कहता है सहकारी समितियों को प्रोत्साहन। राज्य द्वारा कोऑपरेटिव संस्थाओं को क्या दिया जाना चाहिए? प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। भाई राज्य को सहकारी समितियों को क्या देना चाहिए? प्रोत्साहन। कब जुड़ा? 57वां संशोधन 2012 में जुड़ा। आर्टिकल कौन सा? 43 ख। मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट 43 ख 57वें संविधान संशोधन द्वारा के राज्य को सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। आर्टिकल 44, देश में एक समान नागरिक सिविल संहिता, राज्य को प्रयास करना चाहिए। बता देता हूँ, सिविल कोड देश में भी लगा नहीं है, हो सकता है कि देश में जल्दी लगे। पूरे देश में एक सिविल कोड होना चाहिए, एक समान नागरिक सिविल संहिता, एक कानून होना चाहिए, एक सिविल कोड होना चाहिए। राज्य को ये कहता है कि एक समान नागरिक सिविल संहिता होनी चाहिए। 45 मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा, जो हम बात कर चुके हैं आर्टिकल 21 क में,
मूल अधिकार में, और 6 वर्ष से जो छोटे बच्चे हैं उनका पोषण राज्य करेगा। और राज्य ने किया भी है कि 6 से 14 वालों को शिक्षा देता है और 6 से छोटे वालों का पोषण राज्य कर रहा है, बहुत सारी योजनाएं चला रहा है। यह आर्टिकल कौन से में है? 45 में। दोबारा देखें, आर्टिकल 41 में कहता है कि काम, शिक्षा, लोक सहायता। मैंने अभी बताया भाई इसके अंदर बेरोजगारी है, बेरोजगारी भत्ता है, योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, शिक्षा व लोक सहायता का अधिकार दे रहे हैं। 42 में कहता है कार्य करने के लिए मानवोचित दशा दे रहा है। 43 में कहता है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी राज्य तय करेगा। 43 कै जोड़ा गया 76 में, 1976 में कहता है कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकार ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। फिर 43 ख में कहता है ये कब जुड़ा? 97वां संविधान संशोधन 2012 में। ये कहता है कि सहकारी समितियों को राज्य प्रोत्साहन देना चाहिए। 44 में कहता है कि एक समान नागरिक सिविल संहिता होनी चाहिए। और 45 में कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा व 6 से कम जो बच्चे उनका पोषण राज्य करेगा। और ये 6 से 14 वाली बात किस में जुड़ी थी? आपको ध्यान है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत ये जोड़ी गई थी। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है आर्टिकल 46, अनुच्छेद 46, 47, 48, 48 कै मोस्ट इंपोर्टेंट, 49, 50 और 51। ध्यान से समझिए। देखो आर्टिकल 46 क्या कहता है? ये कहता है SC, ST, दुर्बल, कमजोर वर्ग, पिछड़े वर्ग, इन सब को अर्थ, धन व शिक्षा संबंधी अवसर। कहता है शिक्षा व अर्थ संबंधी राज्य इनके लिए प्रयास करेगा। देखो इसमें खाली SC, ST की बात नहीं है, अनुसूचित जाति या जनजाति की बात नहीं है, और भी अन्य जो पिछड़े वर्ग है, कमजोर वर्ग है, दुर्बल वर्ग है, उनके लिए शिक्षा व धन संबंधी, अर्थ संबंधी योजनाएं चलाना, उनके लिए प्रयास करना, ये राज्य को करना चाहिए। और राज्य ने किया भी है। राज्य ने बहुत प्रयास किए हैं इन वर्गों के लिए। जो समाज के कमजोर वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिए राज्य प्रयास कर रहा है। 47 के अंदर देखो क्या कहता है कि पोषाहार स्तर, राज्य को ध्यान रखना चाहिए, पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करे राज्य। जीवन स्तर व पोषाहार स्तर को, पोषाहार स्तर पर ध्यान दे। राज्य कहता है कि भाई आपको 2200 कैलोरी व 2400 कैलोरी जो है वो एक निश्चित उन्होंने कैलोरीज बनाई है कि एक व्यक्ति को इतनी कैलोरीज तो मिलनी चाहिए। राज्य उनके पोषाहार स्तर पर ध्यान भी देता है। राज्य जो है, जो वर्ग है असमर्थ हैं, उनको राज्य गेहूँ, चावल ये जो है प्रदान करवा रहा है, सस्ते मूल्यों में प्रदान करवा रहा है, ताकि यही है कि पोषाहार स्तर बना रहे। लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए राज्य मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाता है। भाई राज्य ने मादक पदार्थ जितने भी उनके सेवन पर रोक कौन से आर्टिकल में लगाई? आर्टिकल 47 में। और ये क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में आ चुका है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाता है? आर्टिकल 47 पर लगाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 48। ये कहता है कि राज्य को किस पर ध्यान देना चाहिए? कृषि व पशुपालन, कृषि और पशुपालन के संगठन पर ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ वो कहता है कि दुधारू पशु जैसे गाय है, गो हत्या निषेध करता है राज्य, प्लस जो दुधारू पशु है उनके संरक्षण पर भी राज्य क्या लगाता है कि भी उनके संरक्षण को भी बढ़ावा देता है। जो दुधारू पशु है उनको संरक्षण दिया जाना चाहिए। भाई विशिष्टता इसमें किसके लिए कहा है? गायों के लिए है। इसीलिए गो हत्या निषेध कौन से आर्टिकल में करता है? 48 के अंदर करता है। नेक्स्ट है 48 कै, ये जोड़ा गया था, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। इसमें देखो क्या कहा गया, इसमें ये कहता है कि राज्य को वन्य जीव व वनों का संरक्षण करना चाहिए। वन्य जीव व वनों पर ध्यान देना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा मुद्दा है और एक महत्वपूर्ण मामला है कि आपने देखा होगा कि जो वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जिससे क्या है कि आपको पता है पर्यावरण जो है, पर्यावरण संतुलन जो है वो बिगड़ रहा है, ये आपको देखने में आ रहा है। तो इस पर राज्य ने कोशिश की है कि वन्य जीव व वनों पर संरक्षण किया जाना चाहिए। इसके लिए राज्य ने राष्ट्रीय वन नीति बनाई है और वन्य जीवों का संरक्षण भी करना चाहिए कि जो वन्य जीव हैं, जो हमारे धरोहर हैं। आपको पता है कि राज्य जो अपना भाई राजस्थान की बात करें,
तो राज्य के पशु हैं, राज्य के पक्षी हैं, गोडावन है, ये लुप्त होते जा रहे हैं। तो वन्य जीवों का अगर हम संरक्षण करेंगे तभी तो हम अपने धरोहर को सामने रख पाएंगे। तो यही बात है कि राज्य ने, जैसे आपने देखा होगा बिश्नोई संप्रदाय है, वो बहुत रक्षा करता है वन्य जीवों की भी और वनों की संरक्षण के लिए भाई उन्होंने बहुत बलिदान दिया है। तो वन्य जीव व वनों का संरक्षण आर्टिकल 48 क में ये जोड़ा गया कब? 42वां संशोधन 1976 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे कि वन्य जीव वनों के संरक्षण की बात करता है राज्य कौन से? आर्टिकल 48 क में, कि इनका संरक्षण किया जाना चाहिए। भाई जो भी अपने पर्यावरण का संरक्षण है, भाई हमारे वन्य जीवों के साथ, वनों के साथ पर्यावरण का संरक्षण है और संवर्धन है, वो किसको करना चाहिए? राज्य का फर्ज बनता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 49 ये कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, जितने भी भारत में राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक हैं, स्थान हैं, वस्तु है, इन सब का संरक्षण राज्य को करना चाहिए। देखो राज्य का तो प्रयास है ही है, प्लस हमारा नागरिकों का भी नैतिक कर्तव्य है कि राष्ट्रीय स्मारक जितने भी हैं हमें भी उसका प्रोटेक्शन करना चाहिए। कई बार क्या होता है, देखने में मिलते शरारती तत्व हैं, वो राष्ट्रीय स्मारकों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें खुद इसका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और संरक्षण करना चाहिए कि राष्ट्रीय जो महत्व की जितनी भी वस्तुएं हैं, यदि हम उनको महत्व देंगे तभी तो वो हमारे देश के लिए सही होगा। तो राष्ट्रीय स्मारक राज्य का तो फर्ज बन नहीं रहा है, इसी के साथ राज्य कोई नीति, राज्य इस पे पॉलिसी बनाएगा ही बनाएगा, राज्य ने इस पे नीतियां बनाई है, प्लस इसके साथ ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान व वस्तुओं को संरक्षण दिया जाना चाहिए। आर्टिकल 50 कहता है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। समझिए क्या है ये? कहता है कि सरकार के 3 अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका साइड में है, कानून बनाती है, उसको चलाने वाली कौन है? कार्यपालिका। और कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच में कभी नहीं आएगी, क्योंकि अगर लोगों के साथ गलत होता है तो उनके साथ न्यायपालिका है। भारत का सुप्रीम कोर्ट है, तो आप ये बात याद रखेंगे कि भारत के आर्टिकल 50 में क्लियरली बोला गया है, स्पष्टतः कहा गया है कि न्यायपालिका के कार्य में कार्यपालिका बीच में नहीं आएगी, टांग नहीं अड़ाएगी, ये दोनों अलग अलग काम करेगी और इनका कार्यपालिका का न्यायपालिका से क्या रहेगा? पृथक्करण। मोस्ट इंपोर्टेंट है 50। और आर्टिकल 51 कहता है अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा। भाई राज्य को अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का बढ़ावा राज्य द्वारा, राज्य की नीति है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आर्टिकल 51 पे क्वेश्चन आता है कि आ सकता है कि नेहरू की विदेश नीति पर आधारित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 51, जो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनी रखनी चाहिए। दोबारा बात करते हैं आर्टिकल 46, SC ST दुर्बल पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा व अर्थ संबंधी प्रावधान राज्य करेगा। 47 में लोगों के पोषण स्तर का ध्यान रखेगा व जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करेगा। 48 में कृषि व पशुपालन पर विशेष ध्यान देगा राज्य। 48 का कब जोड़ा गया? 42वां संशोधन 1976 में जोड़ा गया, जिसके तहत वन्य जीवों, वनों का संरक्षण व पर्यावरण संरक्षण रखेगा राज्य। 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान व वस्तुओं का संरक्षण। 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण रहेगा और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा राज्य जो है बनाए रखेगा, इसके अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपका भाग 4 था, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक था। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे, जिसके बारे में मैंने आपको सारी बातें बता दी है। एक बात विशेष बताई कि इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। भाग 3 के लिए आप कोर्ट जा सकते हो, भाग 4 के लिए आप न्यायालय में शरण नहीं ले सकते, क्योंकि ये सिर्फ राज्य की नीतियां हैं जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट ही अगले टॉपिक में हम शुरू करेंगे मूल कर्तव्य, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत।